हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में बायोलॉजी क्लास चल रही है आपकी, और इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। कल तक हमने आपसे बात की थी कि किस प्रकार से गमन और संचलन को परिभाषित किया था, डेफिनेशन दी थी उसकी बीते हुए कल में हमने आपको। और आज हम आपको इस चैप्टर का जो एक भाग है पेशी तंत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ। तो देखिए, एक पेशी कैसी होती है, कंकाल पेशी। आपके कोर्स में एक ही तरह की पेशियों के बारे में बता रखा है, कंकाल पेशी के बारे में, और यही आपको एग्जाम में भी आता है, यही आपकी नीट में भी आता है। बाकी पेशियों के प्रकार तो 3 होते हैं जो कल हमने बताया आपको, लेकिन पेशियों में कंकाल पेशी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा करेंगे क्योंकि वो कंकाल से, हमारे कंकाल से रिलेटेड होती है। तो कंकाल पेशी की हम बात करें तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि ये कंकाल से जुड़ी हुई है, तो पहले इसका देख लेते हैं, इसका फोटो देख लेते हैं। फोटो, ठीक है ना। ये तो हो गई अस्थि, ये हो गया अस्थि, इसको अस्थि बोला मैंने। एक हड्डी है, अस्थि है, बोन है, और अस्थि से एक पेशी जुड़ी हुई है, ये पेशी है, देख लो, ये पेशी है। समझ में आ गई। ये पेशी जो होती है, ये अस्थि से जब जुड़ी रहती है, तो जिन धागे नुमा रचनाओं की सहायता से जुड़ी रहती है उन्हें टेंडन कहते हैं। टेंडोन, टेंडम, टेंडम, कंडराएं कहते हैं। कंडराएं क्या बोलते हैं भैया जी? कंडराएं। ये कंडराएं धागे नुमा होती है। ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो और भी मजा आता है, क्योंकि वहां हम आपको कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ और भी बताते हैं। अभी सुनाऊंगा तो 20 मिनट इसी में निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बताने की। जैसे किसी को चोट लग गई है ना, दर्द हुआ, अरे हमें तो दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हुआ, तो कहले मसल्स पेन हो गया। कई कई खिलाड़ियों को देखा होगा आपको, आपने खिलाड़ी जरा सी चोट लग जाती है, मैदान से बाहर चले जाते हैं ना, उनको चोट लग गई साहब। लेकिन आप भी तो खिलाड़ी हो, आपको तो चोट लगती है, आप तो मैच नहीं छोड़ते। जब भी खेलते हो क्रिकेट विकेट, कि नहीं पहले बैटिंग दे मेरी, ठीक है ना, जब जाऊंगा मैं तो बात सिर्फ इतनी सी है कहने वाली भैया जी, कि जो पेशियां हैं वो ये रही पेशी, और हड्डी ये रही, अस्थि ये रही। तो अस्थि से पेशी भी लगी हुई है, और किसकी सहायता से? धागे नुमा। तो या तो पेशी में चोट लगेगी, फट जाएंगी पेशियां, ब्लास्ट हो जाएंगी। पेशी अगर सलामत है तो टेंडम टूट जाएंगे, तो आपका अस्थि का संपर्क पेशी से खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप हड्डी को मुड़ाते हो आपको पेन होता है, क्योंकि हड्डी या अस्थि अपने आप तो मुड़ती नहीं है, उसको पेशियां खींचती हैं। इसलिए आपको समझना है कि अस्थियां जो होती हैं, अस्थि और ये होती है पेशी। तो ये जो पेशी मैं आपको बता रहा हूं, कंकाल पेशी, ठीक है ना, एक कंकाल पेशी जो कंकाल जुड़ी होती है, किसकी साथ जुड़ी होती है? कंडरा। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, कि पेशी और अस्थि के बीच में क्या पाई जाती है? टेंडम या कंडराएं पाई जाती है, ठीक है ना। एक पेशी जो होती है, उस पेशी के अंतर्गत बहुत सारे छोटे 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 पेशी तंतु होते हैं। क्या होते हैं? पेशी तंतु। जरा ध्यान दे देखना, एक तंतु देख लो, एक तंतु, ठीक है ना, एक तंतु, पेशी तंतु, 2 तंतु, 3 तंतु, 4 तंतु, इस प्रकार से ये तंतु एक आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं, और घिर करके एक बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंडल बनाते हैं। बंडल, बंडल माने पूल बनाते हैं, पूल। समझ में आ गई, ठीक है ना, पूल बनाते हैं। इसी प्रकार से छोटे 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 तंतु होते हैं, ये मिल करके बंडल बनाते हैं, बंडल, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सारे बंडल्स बन जाते हैं, बहुत सारे बंडल्स बन जाते हैं, और ये सभी बंडल एक आवरण द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है ना, एक आवरण द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे पेरीमाइसियम कहा जाता है। पेरीमाइसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीमाइसियम कहा जाता है। पेरीमाइसियम कहा जाता है। पेरीमाइसियम कहा जाता है। तो पेरीमीसियम से घिरी हुई रचना को फेसिक्यूल कहते हैं, पूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूल कहते हैं, पूल, या इसको बोलते हैं फेसिक्यूल्स। आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन सबको समझ में आएगा, चिंता मत करो। अस्थि से पेशी जुड़ी हुई है, ये एक पेशी है, ये एक पेशी है। इस पेशी के अंदर भी गोल 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 क्या मिलेंगे? बंडल। उनके अंदर भी क्या मिलेंगे? पेशी तंतु मिलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? भैया जी, पेशी तंतु। समझ में आ गई बात? क्या नहीं आई? नहीं आई? तो हमने पेशी देख ली, ऐसी होती है पेशी। समझ में आया? एक पेशी में बाहर की ओर पेरीमाइसियम होता है, अंदर की ओर बहुत सारे बंडल होते हैं, प्रत्येक बंडल में छोटे 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 हजारों की संख्या में पेशी तंतु लगे होते हैं। समझ में आ रही बात?
अरे बोलो भाई, आ रही है समझ में? ठीक आ गई। अब इन पेशी तंतुओं का स्ट्रक्चर अब हमको देखना है, यही देखना है हमको इंपॉर्टेंटली। तो मैं अब क्या निकाल के ला रहा हूं, मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, यहां होती है एक मसल से स्केलेटन मसल्स, मसल से, और यहां पर होता है पेशी तंतु यानी मसल फाइबर। समझ में आ गई? उस मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाई देना चाहता हूं। उस मसल फाइबर को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको धागे धागे से देखेंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि कंकाल पेशी कैसी होती है, रेखित होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? अरे बोलो, रेखित होती है। ऐसे होती है, रेखित होती है। कंकाल पेशी रेखित होती है। इसको समझाने के लिए मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, एक पेशी तंतु की संरचना बतानी पड़ेगी। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, एक कंकाल पेशी की संरचना। अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, एक पेशी तंतु की संरचना को पढ़ने जा रहा हूं। समझ में आगे बात नहीं आई? ठीक है ना? तो हम अगले टॉपिक में बात करते हैं एक पेशी तंतु की संरचना। ठीक है ना? माइक्रोफाइब्रिल या एक पेशी तंतु की संरचना कैसी होती है। अगर उसकी संरचना को जानना हो तो उसके लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, परा संरचना देखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कभी जब हॉस्पिटल जाते हो तो एक्सरे होता है, एक्सरे, एक्सरे से डॉक्टर देख लेता है, ठीक है, और एक्सरे से पकड़ में नहीं आएगी बात तो क्या कराएगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में डीपली नॉलेज मिल जाएगी उसको। इसी प्रकार हमने अभी एक्सरे तो कर लिया, अब हम सोनोग्राफी करने जा रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, अंदर का देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो बिल्कुल डीप स्ट्रक्चर को दिखाएगा। तो अब हम एक पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, और वो है एक पेशी तंतु। ठीक है ना? एक पेशी तंतु यानी मसल फाइबर, मसल फाइबर की संरचना। एक पेशी तंतु की संरचना पढ़ने जा रहे हैं, मसल फाइबर की संरचना का स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है? ओके, समझ में आ रहा? चित्र, डायग्राम, वो आपको जाना है। तो उसकी संरचना देखने पर क्या देखेगा, जरा ध्यान देना। ये अपने आप में कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। और कोशिका में सबसे बाहर की ओर देख लो, एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में क्या होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है। इस प्रकार से हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगा, ध्यान देंगे अपन सभी लोग। ये स्ट्रक्चर है। बाहर की तरफ ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को कोशिका झिल्ली कहेंगे। और चूंकि इस पेशी तंतु को एक नाम देते हैं सार्कोमियर। क्या नाम देते हैं? सार्कोमियर। बायोलॉजिकल नेम है सार्कोमियर, इसलिए सार्को को पकड़ लेना आप तो बस। तो कोशिका झिल्ली का नाम हो गया सार्कोप्लाज्म। ठीक है ना? या पेशी झिल्ली। क्या नाम हो गया हिंदी में? पेशी झिल्ली। और बायोलॉजी में सार्कोलेमा। लेमा माने झिल्ली। घबराहट अगर आपके अंदर नहीं हो और शांति से मनन करके पॉइंटों को आप 2-3 बार मनन करें तो आपको चीजें बड़ी आसानी से आ जाएंगी। हर चीज नहीं है। अब नहीं है तभी तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नहीं 10वीं क्लास के अंदर एक ही किताब के अंदर सब कुछ था, ऊपर से एग्जाम नहीं हुआ तो कठिनाई तो आएगी आएगी। साइंस पढ़ रहे हो, कोई मजाक नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना? इसलिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो चीजों को समझना होगा। तो एक मैं पेशी तंतु की अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में जाकर के संरचना को ढूंढ रहा हूं। और क्या ढूंढ रहा हूं संरचना के अंदर? सबसे पहले मैंने क्या देखा कि उसमें सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली नुमा रचना होती है कोशिका में, जिसका नाम होता है पेशी झिल्ली या सार्कोलेमा। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, ये मान लो आप। और इसी को पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे चल करके अगले टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो सार्कोलेमा हो गई, पेशी झिल्ली हो गई। ये दोहरा आवरण होता है। अंदर वाला आवरण अंदर की ओर मुड़ गया तो देखो क्या बना लिया, टी बना लिया। टी देखो, टी है क्या नहीं? देखो, अरे बोलो टी है क्या नहीं? इसे बोलते हैं टी नलिका तंत्र। क्या बोलते हैं? टी नलिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना? ये टी नलिका तंत्र अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो जाता है, अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो जाता है।
अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो जाता है। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है भैया जी। ये हो गया, अंदर की ओर फोल्ड हो गया ये। और अंदर की ओर फोल्ड होकर के अंतः प्रदब्बी जालिका बनाता है। नाम सुना कभी अंतः प्रदब्बी जालिका का? कोशिका के अंतर्गत 10वीं क्लास में यार कोशिका पढ़ी होगी, 9वीं में पढ़ी होगी आपने, किताब तो पढ़ी होगी, पढ़ी कहाँ है? हमने तो नहीं पढ़ी साहब, पेपर ही नहीं हुआ की बार तो। ऐसी बात नहीं है, पेपर नहीं हुआ लेकिन पढ़ाई तो की होगी। तो वहां एक अंतः प्रदब्बी जालिका शब्द आता है कोशिका के अंतर्गत। तो यहां पर अंतः प्रदब्बी जालिका होती है इस प्रकार की, ये अंतः प्रदब्बी जालिका बनाती है, अंतः प्रदब्बी जालिका। ये बन गई भैया, ध्यान समझना। बाहर कोश का झिल्ली है, पेश झिल्ली, ये टी नलिका तंत्र है, और ये बन गई हमारे पास अंतः प्रदब्बी जालिका। तो यहां पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। लेकिन यहां पर टर्म कौन सी आएगी? सार्को। तो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और हिंदी में समझ पाओ तो आप अंतः मत कहो, पेशी चल रही है ना पेशी, तो बोल दो पेशी प्रदब्बी जालिका। तो इसका नाम क्या दे दिया अमन ने? पेशी और प्रदब्बी और जालिका। अंतः प्रदब्बी जालिका के क्या नाम दे दिया? पेशी प्रदब्बी। सार्को और प्लाज्मिक और रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पेशी की संरचना पढ़े, मांसपेशी की संरचना, जो मांसपेशी होती है ना उसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ रहे हैं। पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा आपका आज का, आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके अंतर्गत सबसे बाहर की ओर कोश का झिल्ली होती है, जैसे अपन वो क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, या उसे पेशी झिल्ली कहते हैं। अंदर की ओर टी नलिका तंत्र बनता है, अंदर की ओर अंतः प्रदब्बी जालिका बनती है, जिनका नाम पेशी प्रदब्बी जालिका या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना। जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, ऐसे यहां पर भी इस पूरे के अंदर क्या पाया जाता है? पेशी द्रव्य पाया जाता है। वहां पर नाम था कोशिका द्रव्य, और यहां पर होता है पेशी द्रव्य। क्या होता है? पेशी द्रव्य। वहां पर बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यहां बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्को शब्द आ रहा है बार बार, मैंने 17 बार बोल दिया सार्को शब्द। अगर आप में थोड़ा भी दिमाग हो तब तक ये याद होना चाहिए आपको, सार्को सार्को सार्को। सार्को लेमा, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को प्लाज्म। तो इस द्रव्य भाग को क्या बोलते हैं अपन? सार्कोप्लाज्म, यानी पेशी द्रव्य। जैसे कोशिका द्रव्य होता है ऐसे पेशी द्रव्य, ठीक है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नाम सुना होगा तुमने माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सार्कोप्लाज्म हो गया, सार्कोलेमा हो गया, समझ में आ गई। अब माइटोकॉन्ड्रियाज भी आ गए यहां पर। क्या आ गए? माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलो साहब, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गए। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गए। ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया को अपन माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को वहां माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, इनको कहते हैं, या मीसोसोम भी इनका नाम होता है। तो यहां पर सार्को शब्द है तो इनका नाम हो गया सार्कोसोम। क्या नाम हो गया? सार्कोसोम। या आप कह सकते हो इनको पेशी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल सकते हो? पेशीय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। पेशी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। तो देखो एक कोशिका बन गई हमारे सामने, और कोशिका क्या बन गई हमारे सामने? झिल्ली बन गई, द्रव्य बन गया, रेटिकुलम, मतलब ये सारी चीजें कोशिका में होती हैं।
अगर आप कोशिका पढ़ोगे, अगले वीडियो जो आपको जो भेजेंगे इनके बाद में, वो कोशिका संबंधी भेजेंगे। कोशिका में पढ़ाओ ना, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसी अंतःप्रदवी जालिका, तो यहाँ भी सब चीज हो गया। तो आपको देखो कैसे बनाना है डायग्राम को, बड़े आराम से इस प्रकार से प्ले ऑन करना है। अब आगे की बात, अब आगे चल करके देखो, यहाँ पर ये बंद हो गया, यूं मामला इस तरह से पैक्ड कर दो इसको, चित्र भी आप समझ जाओगे कैसे बनाना है। अब इसके बाद यहां से और ये पूरा पैकअप हो गया, पैकअप हो गया ये। अगर आप इसको देख पाओगे यहां पर, तो अभी यहां पर रेखाएं नहीं दिखी हमको, अब हम रेखाओं को देखना चाहते हैं। समझ में आ गई क्या रेखित कैसे होगा? तो अभी तक की कहानी हमारी ये कहती है कि एक पेशी तंतु की संरचना में एक क्या होता है, पेशी झिल्ली होती है, इसके अलावा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रदवी जालिका होती है, और कोशिका द्रव होता है। ये होता है सब कुछ, समझ में आ गई? ठीक है ना? और नॉर्मल अवस्था में, जैसे मेरी पेशी अभी यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, किसी ने सुई चुभोई, मैंने हाथ उठा लिया, तो नॉर्मल अवस्था में अंदर क्या होता है, सुई चुभोने पर क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में यहाँ पर सोडियम आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया जी? सोडियम आयंस पाए जाते हैं, सोडियम आयंस। ठीक है, यहां मिलेंगे, नॉर्मल पोजीशन है, हाथ यूं है, सुई नहीं चुभोई है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, नॉर्मल है। यहां तक समझ में आ गया? यहाँ गया, बोलो आ गया? ठीक है, अब आगे, अब क्या होता है, यहां पर आपको रेखाएं मिलेंगी, रेखाएं मिलेंगी, और वो रेखाएं क्या होंगी वो देखो जरा, देखो इधर, एक लंबी रेखा होती है, पतली रेखाएं, ये पतली रेखाएं होती हैं भैया, देख लो, ये पतली रेखाएं होती हैं, ये पतली पतली रेखाएं होती हैं, ठीक है ना? ये जो पतली पतली रेखाएं होती हैं आपके सामने, आप देख सकते हो, ये पतली पतली रेखाएं होती हैं, दिख रही हैं आपको? ये एक्टिन से बनी हुई रेखाएं होती हैं। किससे? एक्टिन से, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन से बनी रेखा होती हैं। और इनका संपर्क इस प्रकार से होता है, ये एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन, पतली रेखाएं होती हैं, दोनों तरफ होती हैं, और इनके बीच बीच में यहां पर मोटी रेखाएं होती हैं, और इनके बीच बीच में यहां मोटी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना? तो ये तो हो गई भैया जी एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई रेखाएं। यहां पर क्या हो गई, ये मोटी रेखाएं हो गई, तो ये तो हो गई भैया जी पतली रेखा, और ये हो गई मोटी रेखाएं। तो एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई इन रेखाओं को आई बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड, आई बैंड। इनकी अंतिम रेखा ये होती है, क्या कहलाती है? जेड रेखा। अभी हो रहा है आपको समझ में ढंग से, ठीक है ना? ये आई बैंड, आई बैंड, और ये कहलाती है जेड रेखा, इनका नाम दे रखा है। बीच में होती है, ये किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। यहां लिख देता हूं मैं, आई बैंड बराबर एक्टिन प्रोटीन, ठीक है ना? पतली रेखाएं, पतली रेखाएं, ठीक है ना? और इसके अलावा आई बैंड, और बीच में होता है ए बैंड, ए बैंड। ये इसकी अंतिम रेखा कौन सी है? जेड रेखा। फिर है ए बैंड, बीच वाला क्या कहलाता है? ए बैंड। यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या है? ए बैंड। बैंड माने होता है बेटा पट्टी का, ए बैंड, ठीक है ना? ए बैंड बराबर होता है मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन से बनी, से बनी, से बनी मोटी रेखाएं, मायोसिन प्रोटीन से बनी मोटी रेखाएं, ठीक है ना? ये आपको ए बैंड है। इनके बीच में एक पतला क्षेत्र होता है, इनके बीच में एक पतला क्षेत्र होता है, उस पतले क्षेत्र को एच क्षेत्र कहते हैं, एच। और उसमें एक पतली रेखा होती है, इस रेखा को एम रेखा कहते हैं, एम रेखा। तो ये अपन को समझना पड़ेगा, मायोसिन प्रोटीन है, इसके बीच में एक पतला क्षेत्र होता है, उस पतले क्षेत्र को एच क्षेत्र कहते हैं।
इस एच क्षेत्र में एम रेखा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एम रेखा। अब हम दोबारा शुरू करते हैं इसको, ठीक है? एक बार फिर से अपन देखेंगे, वीडियो हो सकता है बड़ा बन जाए थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि ये अगर टॉपिक समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं एक पेशी तंतु की संरचना। आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए इसके अंदर, कि ऑफलाइन का टॉपिक है ये वैसे, पर क्या करें, मजबूरी है, हर टॉपिक समझाना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन में भी जब आप आ जाओगे तो डेफिनेटली हम आपको इन चीजों को समझाएंगे, ठीक है ना? नोट्स आप उतारते रहिए, मैं बार बार कहता रहा हूँ, और नोट्स उतारते रहिए, क्योंकि नोट्स लिखाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप आओगे तो हम समझा सब कुछ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो एक बार, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सर तो समझाएंगे ऑफलाइन में तो अभी पढ़ना क्यों शुरू करें, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही ना, ठीक है? तो देखिए ये कहानी हो गई। अब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको पतली और मोटी, पतली और मोटी, पतली और मोटी रेखाएं दिखाई दी, और इसी वजह से पेशियां कैसी होती है? रेखित होती हैं। पतली रेखाओं को क्या कहते हैं अपन? आई बैंड। क्या कहते हैं? आई बैंड। आई बैंड का अंतिम रेखा कौन सी होती है? जेड रेखा। मोटी रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड में बीच में पतला क्षेत्र होता है, क्या बोलते हैं? एच क्षेत्र। एच क्षेत्र में कौन सी रेखा होती है? एम रेखा होती है। समझ में आ गई? ठीक है ना? इस प्रकार से हमारे पास में रेखित स्थिति आ गई, इसलिए रेखित पेशियां होती हैं। ठीक, दैट्स क्लियर। अब देखो, आई बैंड का निर्माण कौन सी प्रोटीन होता है? एक्टिन। और ए बैंड का किससे होता है? मायोसिन। ये प्रोटीन होती है। अब इन पर क्या पाया जाता है? यहां पर क्या पाए जाते हैं? ऐसे निशान पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं सक्रिय स्थल। क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। जो बच्चे को पढ़ में समझ में आ गया ना, फिर उसका पार है मामला, ठीक है ना? इनको बोलते हैं सक्रिय स्थल, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। तो इनका नाम दिया गया है डॉट लाइन से सक्रिय स्थल। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको सक्रिय स्थल, यानी एक्टिव साइट। एक्टिव और साइट यानी सक्रिय स्थल, ठीक है ना? इन सक्रिय स्थलों के ऊपर, इन सक्रिय स्थलों के ऊपर, इनके ऊपर ऐसे कवरिंग के रूप में, कवरिंग के रूप में एक प्रोटीन पाई जाती है। एक कवरिंग के रूप में एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को नाम देते हैं ट्रोपोमाइसिन। क्या नाम देते हैं? ट्रोपोमाइसिन। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कुछ बच्चे मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में भी आते हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब समझ में आएगा। धैर्य बनाए रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा सा आएगा। कैसे आएगा? देखो इधर, तो ये शब्द नए हैं इसलिए 2-3 बार स्टडी करोगे, वीडियो देखोगे। क्या शब्द दिया मैंने? इस किसकी परत है? ट्रोपोमाइसिन नाम के प्रोटीन की परत है। प्रोटीन की परत है। यूं समझ लो एक नग्न तार है, नंगा तार है, एक नेक्ड वायर है, करंट वाला वायर है, और उस करंट वाले वायर के ऊपर मैंने प्लास्टिक की क्या लपेट दिया? मैंने टेप लपेट दी। समझ में आ गई कि नहीं आई? तो करंट नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है ना? अब देखो साहब, ये तो इस पे हो गया। अब यहां से यही कंडीशन यहां बना दीजिए आप, इस प्रकार की पोजीशन यहां बना दीजिए आप, ठीक है ना? ये देखिए बना दीजिए आप पोजीशन, ठीक है? अब देखो साहब, अब देखिए आप यहां से इस प्रकार से चलते हैं, क्या ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं ये। इन एंगल्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ सेतु। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना ये, अनुप्रस्थ सेतु। अब देखो, इसको इससे टच होना है ना? तभी तो करंट या धारा प्रवाहित होगी। लेकिन बीच में क्या आ गया? ट्रोपोमाइसिन। तो जब तक इस ट्रोपोमाइसिन को मैं ना हटा दूं, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। मेरा हाथ जैसे वैसे रहेगा, और जैसे ही ट्रोपोमाइसिन हटेगा वैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हाथ को मैं खींच लूंगा। ये सब कैसे होगा वो बाद में बताएंगे आपको अगले वीडियोस में। फिलहाल हमारी बात क्या चल रही है? कि फिलहाल हमारी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, इस स्ट्रक्चर में एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। एक्टिन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जिन पर क्या पाई जाती है? ट्रोपोमाइसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। आगे समझ में नहीं आई? उसका संपर्क किससे होता है? अनुप्रस्थ सेतुओं से होता है। लेकिन जब तक ये ट्रोपोमाइसिन हटेगी नहीं, तब तक इसका कोई यूज
नहीं होगा, इनमें पेशी का संकुचन नहीं होगा। इस स्थिति में पेशी हमारी नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है, सामान्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये हमारी एक पेशी तंतु की भैया जी संरचना हो जाती है। आगे समझ में आपको बात नहीं आई? समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है ना। अगले वीडियो में हम इसी चित्र को फॉलो करते हुए और हम संकुचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे कि आखिर पेशी कैसे संकुचित होती है, कैसे हाथ खींचा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, कैसे खींचा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा? ठीक है, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।